अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद 4 साल बाद वतन वापसी के लिए बिलाखिर अदालतों से ग्रैंड रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। क्या मीनार पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून के एक नए सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है? और इसके साथ बात करेंगे कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उन्हें किन चैलेंजेस का सामना होगा और क्या इस मरतबा नवाज शरीफ की सियासत में भी कोई तब्दीली आएगी। और इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर लफ्ज़ों के तीर चलाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। डील के भी मुसलसल इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। उसके साथ बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। इसके साथ उन्होंने यह भी मुतालबा किया है कि हमें 2017 के नहीं बल्कि 90 की दहाई का पाकिस्तान चाहिए। इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ बात करेंगे कि कप्तान के खिलाड़ी विकेट संभालने में बेबस क्यों दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि सीपेक के तहत एक नया दौर शुरू होने जा रहा है और आपको बताएंगे कि सीपेक मंसूबे में पाकिस्तान के बाद कौन से दीगर मुल्क इसमें शामिल होने जा रहे हैं और जिसके नतीजे में कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में उन ममालिक की शमूलियत से शुरू होंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन 50 की दहाई में पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को माली बहरान से निकालने वाले नवाब भावलपुर की जो कीमती लाखों एकड़ अराजी थी उसका 53 साल बाद भी फैसला क्यों नहीं हो सका। तो इन पर इस मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी रसूलुल्लाह खान साहब और इसके साथ स्काइप पर हमारे साथ होंगी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा और कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे शुएब शाहीन साहब। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। उज़्मा कारदार साहब, आपसे जानना चाहूँगा, मीनार पाकिस्तान पर तैयारियाँ हो चुकी हैं, अदालतों से भी आपने ग्रैंड रिलीफ हासिल कर लिया। कल एक बड़ा जलसा होगा मीनार पाकिस्तान पर, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब जलसे से खिताब कर रहे होंगे उस वक्त उनकी कन्विक्शन मौजूद होगी। वो पाकिस्तान को इस मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क और कौम को तरक्की के लिए एक नया रोड मैप देंगे, लेकिन उनकी जो पोजीशन होगी वो एक कन्विक्टेड पर्सन की होगी। तो क्या ये बेहतर ना होता कि इतना बड़ा जो आपने एक जलसा करने जा रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर तैयारियां कर रहे हैं, तो पहले अदालतों के सामने सरेंडर करके अपने केस का फैसला करवाया जाता और उसके बाद मुल्क को कौम की तकदीर संभालने का रोड मैप दिया जाता। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। अब तो यहाँ वाज़े हो गया है किस तरीके से एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वो सारे किरदार जिनका मैं दोबारा नाम ले लेती हूँ, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके अपने वो कैफरे किरदार तक हमें नजरों के सामने पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अकामे पे और पनामा का बहाना बना के इनको निकाला गया था, तो ये मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नाइंसाफी तो हो नहीं सकती थी। और आप अब सब मान भी गए और बहुत लोगों ने आपकी जुडिशरी में भी और वैसे भी एक्सेप्ट किया है कि ये बिल्कुल गलत एक तरीके से इनको। और वैसे भी जो इलेक्शन एक्ट है उसमें 5 साल की नाअहली के बाद सजा खत्म हो जाती है, उसमें फॉर लाइफ नाअहली अब नहीं है, तो इसलिए उनकी सजा जो है वो अब खत्म हो चुकी है। इसलिए आप वो इकामा के ऊपर तो चलिए एक सेपरेट डिबेट है, उसके ऊपर सजा खत्म हुई नहीं हुई, लेकिन हम बात कर रहे हैं एवन फील्ड की, अजीजिया के केस की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर तो अल्टीमेटली उनकी अपील जेर समात है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। नवाज शरीफ साहब, उनकी जो लीगल टीम है वो सारे लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक पूरे जा रहे हैं। उनको जो हिफाजती बेल मिली है वो ऐन कानून के मुताबिक है और 24 तक उन्होंने हिफाजती बेल, उसके बाद वो अपने आप को सरेंडर करेंगे और करेंगे। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आती कि इतना वावेला क्यों इन्होंने मचाया हुआ है। वो जब इनको 1.5 मिनट के अंदर 13 हिफाजती बेल्स मिलती थी तब तो ये बड़ी मिठाइयां बांटते थे, तब तो बड़ी खुशियां मनाते थे। तो आज जब एक मियां नवाज शरीफ को एक सिंपल उनका फंडामेंटल राइट था, उन्होंने हिफाजती बेल के लिए अप्लाई किया और नैब ने कहा जी हमें कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है,
तो वो उनको बेल मिल गई है। तो अब आप इंतजार करें, अब नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने आप को बकायदा कानून का उस्मा साहब यही सवाल है कि उन्होंने अप्लाई किया है, जिनको बेल मिलती रही, पहले बेल मिला करती थी, उनसे बायोमेट्रिक करवाया जाता था। सब लोग यही सवाल उठा रहे हैं, इस मरतबा तो बायोमेट्रिक के लिए भी किसी को मदऊ नहीं किया गया और जमानत मिल गई। प्रोसिक्यूटर जनरल भी वहां पहले से, उनकी नैब के प्रोसिक्यूटर भी मौजूद थे, सब कुछ इतना स्मूथली हो गया। तो बायोमेट्रिक तो इस मरतबा नवाज शरीफ साहब के भी होने चाहिए थे। आपको वो भूल गए जब आपके कुछ जज साहिबान कहते थे नहीं नहीं आप गाड़ी में बैठे रहें, हम यहाँ पे भेज देंगे, आप यहाँ पे हमें साइन कर दें, कोई मसला ही नहीं है आपका। वो चीजें आप भूल गए। वो तो कह रहे थे हम जमान पाक आके सारी आपको जमानत पाक बना देते हैं। तो बड़ी बड़ी कंसेशंस लोगों को दी गई हैं, तो एक छोटी सी चीज जो है उसको आप लोग इश्यूज बना रहे हैं। तो आप मेहरबानी करके मेरे ख्याल में कोई इज्जत और रिस्पेक्ट दिखाएं अपने कोर्ट्स के लिए जिन्होंने ये बेल दी है और एक कायदे कानून के मुताबिक दी है। तो हजम कर लें। बात ये है कि बरनौल चाहिए इस वक्त जो है वो हजम नहीं हो रहा कि किस तरह से मियां नवाज शरीफ जो है उनको बेल दे दी गई है, क्योंकि इनके दिमाग में तो कई किस्म के इन्होंने वो मंजन बेचने की इन्होंने बहुत कोशिश की, झूठ पे अपनी कई किस्म की कहानियां, लोगों को ये फ्रॉड कर रहे हैं या आएंगे नहीं, ये एक डेट देते हैं फिर दूसरी देते हैं फिर तीसरी देते हैं। तो अब सारे इनके ये जो ड्रामेबाजी थी अब ये खत्म हो गई है, दुकान इनकी बंद हो गई है। प्रॉब्लम इसलिए है। तो उस्मा साहब ये बता दीजिएगा, अब चलें दुकान उनकी बंद हो गई, लेकिन ये भी एक मुसलसल आपके मुखालफिन की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब सिस्टम की सपोर्ट के तहत एक डील के तहत आ रहे हैं। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जिन लोगों ने 2018 में डील की थी तो वो तो यही सोचेंगे कि नवाज शरीफ भी डील के तहत आ रहे हैं। हरगिज वो डील के तहत नहीं आ रहे हैं। सिर्फ वो आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी यही मुसलसल इल्जाम दोहरा रही है। जब मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड, वो उन्होंने कहा था मैं तब आऊंगा जब लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे मिलेगी। वो तब क्यों आते जब गुड टू सी यू वाली कहानी चल रही थी। उस वक्त तो आपने देखा था किस तरीके से फेवरेटिज्म हो रही थी और किस तरीके के फैसले आ रहे थे। तो अब वो आए हैं और उनको पूरी उम्मीद है और तवक्को है कि उनको इंसाफ मिलेगा। किसी डील के तहत नहीं आए। डील जो होनी थी वो 2018 में हुई थी जब आरटीएस बैठा था। ठीक, असदुल्ला साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कुछ 2017 और 18 में हुआ, अब हमें फील ये ऐसा होता है और कि वही कुछ, और इवन बहुत से सियासी मुबस्सिरीन ये बात कर रहे हैं कि 2018 की तारीख दोहराई जा रही है। तो हमारी सियासी तारीख के अंदर हमारे सियासतदानों ने अपने बाहमी अपनी जो उनकी तनाज़ात थे, इक़्तिदार के हसूल की उनकी रसाकशी थी, उसके नतीजे में अल्टीमेटली जमहूरियत कमज़ोर हुई, जमहूरी अमल मुतासिर हुआ। अब आपको लगता है कि 2018 वाली तारीख दोबारा रिपीट हो रही है और ये सिलसिला जो रिपीट होने का सियासी जो मुख्तलिफ मामलात हैं, हिस्ट्री जो रिपीट होती है, सिलसिला कहीं जाकर थमना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो नुकसान हुआ है इस मुल्क और कौम का हुआ है। देखिए भट्टी साहब, पिछले 75 साल में हम दायरे के सफ़र में हैं और हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। कुछ भी पाकिस्तान में बदला नहीं है। ये तारीख़ पिछले 30-40 साल में हमने बार बार दोहराई जाती हुई देखी है। अभी जो बात उस्मा साहिबा कर रही थी, मैं सिर्फ क्लैरिटी के लिए एक चीज़ कह दूं कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की बात होती है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हरगिज़ वो केसेस ख़त्म नहीं हो गए जो अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड के नवाज शरीफ साहब पर थे, और ना ही वो सज़ाएं मुअत्तल या ख़त्म हुई हैं जो उनके ऊपर मौजूद हैं। वो सज़ाएं अपने तौर पर बरकरार हैं, अपनी जगह पर बरकरार हैं। वो 10 साल की और 7 साल की सज़ा मौजूद है। ये सिर्फ इलेक्शन एक्ट में ये कोशिश की गई है कि वो जो एक ताहयात नाअहली की तशरीह की थी 62(1)(f) में, उसको ज़रा रीडिफाइन कर दिया जाए और उसका तयन कर दिया जाए कि ये नाअहली 5 साल की होगी। अब ये जो नाअहली 5 साल की है, इसके साथ साथ चलें फ़र्ज़ कीजिए अव्वल तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अगर आपने इसका तयन करना है, ताहयात से कम करके 5 साल पर लेकर आना है, तो इसके लिए आईनी तरमीम दरकार है। तो ये जो तरमीम हुई है, ये आईनी तरमीम नहीं थी, 2/3 अक्सरियत से नहीं हुई, ये सादा कानून साजी से तरमीम हुई है, जो बहुत सारे आईनी माहिरीन के नज़दीक ये तरमीम नहीं हो सकती थी और ये चैलेंज हो जाएगी और ये चैलेंज होकर सुप्रीम कोर्ट से उड़ाई जा सकती है। ठीक, तो दूसरे अगर चलिए फर्स्ट मान भी लीजिए साहब, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करूंगा। यहाँ पे शोएब शहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। शोएब शहीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सर आपसे जानना चाहता, बायोमेट्रिक के बगैर उनकी जो पटिशन थी एडमिट हुई, जमानत मिल चुकी, 24 को अब नवाज शरीफ साहब ने अदालतों के सामने पेश होना है। जो उनका स्टेटस था वो कन्विक्टेड थे और जेल में थे।
अब वो जमानत तो मिल गई, एक ट्रांजिट बेल है, अदालत के सामने पेश होने की हद तक ठीक है, लेकिन 24 को समाअत के बाद क्या दोबारा उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, या कानून की ऐसी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि मुख्तलिफ वो जेल ना जाएं और अदालतों में पेश होते रहें और उनकी जो अपील पेंडिंग है उसके ऊपर फैसला आ जाए? शुएब शेन साहब सुन सकते हैं? असद साहब आप कंटिन्यू रखिएगा, वो शुएब शेन साहब शायद उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। चलें, मैं अब दुआ कहूँगा। मैं वो कनेक्ट करना चाह रहा था आपके साथ। मेरी दुआ है कि अगले 2-3 मिनट उनकी कॉल कनेक्ट ना हो, ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। तो इसमें बड़ी साहब मैं ये कह रहा था कि अगर फर्ज कीजिए ये आर्गूमेंट मान भी लिया जाए कि इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम हो गई है और वो साल की मुद्दत वाला 5 साल की मुद्दत वाला था या ताहयात नाइली वाला था, वो डिफाइन हो गया, इसके बावजूद ये सजाएं तो बरकरार है ना जी। क्लैरिटी है एवन फील्ड और ये अल अजीज़ी और एवन फील्ड की सजाएं अभी बरकरार हैं, ये अपीलें चलेंगी, इस पर समाअत होगी, उसके बाद अदालतें बरी कर दें। जैसे मरियम नवाज को बरी किया तो बरी हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे हाँ बरी हो गए, लेकिन आज की तारीख तक ये नहीं है। दूसरा, ये जो अब एक हम कंपैरिजन करते हैं चेयरमैन पीटीआई की जमानतों के साथ और नवाज शरीफ साहब की जमानतों के साथ, इसमें एक बुनियादी फर्क है, और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी कहा कि कोई ऐसी तारीख नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती कि जिसमें कॉन्विक्टेड शख्स को पेश हुए बगैर, अदालत में सरेंडर किए बगैर जमानत मिल रही हो। और जो आजम नज़ीर तारड़ साहब अदालत के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास लेकर आए थे, प्रेसिडेंट्स लेकर आए थे, अदालती हवाले, फैसलों के हवाले वो दे रहे थे, उस पर जज साहब ने ये कहा था कि जो आप जिन जजमेंट्स पर रिलाई कर रहे हैं वो यहां पर पूरी नहीं उतरती। उसकी वजह यह है कि आप जिन लोगों की बात करें वो मुलजिम थे और ये जो केस हमारे सामने है इसमें मुजरिम है। तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि एक ऐसा शख्स जो कॉन्विक्टेड है उसके अदालत में पेश किए हुए बगैर या सरेंडर किए बगैर उसको जमानत मिल गई हो। तो ये तो एक स्पेशल फेवर है अदालत की तरफ से जो नवाज शरीफ साहब को मिली है, इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती, इससे इसकी कोई दूसरी मिसाल भी नहीं मिलती। और जहां पर अटर्नी के जरिए पेश हुए हैं, तारड़ साहब अटर्नी थे नवाज शरीफ साहब के, और अटर्नी के जरिए वो पेश हुए हैं। जब माजी में पीटीआई के चेयरमैन के अटर्नी के तौर पर उन्होंने जमानत हासिल करने की कोशिश की थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज उठा दिया था और कहा था कि जी इस केस में या इस तरह के फौजदारी मुकदमात में मुलजिम को खुद पेश होना पड़ता है, ऐसे आपको जमानतें नहीं मिलती। यहां पर फौजदारी मुकदमे में कैसे पेश हुए बगैर जमानत मिल गई? शुएब शेन साहब आप सुन सकते हैं मुझे? जी मुझे आवाज। शुएब शेन साहब आपसे जानना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, जानना चाहूंगा जमानत तो मिल गई नवाज शरीफ साहब को पेश हुए बगैर, वो उनकी कन्विक्शन दस्तूर बरकरार है एवन फील्ड में और अजीजिया में, 24 को उन्होंने अदालतों के सामने पेश होना है। सवाल ये है, इससे पहले जब वो उनकी कन्विक्शन हुई थी, वो जब इलाज पर गए थे 4 हफ्तों के लिए, वो जेल में थे, तो 24 को समाअत के बाद जब अदालतों में पेश होंगे तो कानून की क्या कोई नई इंटरप्रिटेशन ऐसी होगी कि उनकी समाअतें चलती रहें और उनको जेल ना जाना पड़े और दोनों केसेस का फैसला आ जाए जो कि उन्होंने बरियत से मुतल्लिक उन्होंने अपनी अपील की हुई है? कानून की क्या रास्ता होगा सर? देखें, ये 2 मुख्तलिफ जमानतें हैं। एक जमानत वो है जो ये कल हुई है, ये प्रोटेक्टिव बेल है। ये प्रोटेक्टिव बेल इसलिए होती है, ये किसी कन्विक्ट के लिए नहीं होती, यानी सजा याफ्ता मुजरिम के लिए ये नहीं होती। ये होती है कि अगर कोई शख्स FIR कटी लाहौर और क्वेटा में, उसने वहां पेश होना है, जा करके अदालत में सरेंडर करना है, और वो यहाँ से बेल लेता है कि जनाब मुझे हफ्ता लगेगा या 4 दिन लगेंगे, ये ना हो कि मुझे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाए, तो मुझे उस वक्त तक वहां अदालत में पेश होने का प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। ये किसी भी मुल्जिम को अवेलेबल होती है, मुल्जिम को, मुजरिम को अवेलेबल नहीं होती। लिहाजा कल वाला जो फैसला है कोर्ट का वो गैर आईनी और गैर कानूनी है, और यही वजह है कि अदालत ने उसमें फैसले में अपनी कोई रीजनिंग नहीं दी, बल्कि ओपनली ऑब्जर्व किया कि यह आपकी पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन हम नैब के प्रोसिक्यूटर की स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हुए ये हम बेल दे रहे हैं। हालांकि नैब के प्रोसिक्यूटर का इस प्रोटेक्टिव बेल में कोई रोल नहीं है जी, क्योंकि वो रियासत के मुजरिम हैं, उन्होंने पुलिस और जेल अथॉरिटीज के पास पेश होना था और उन्हें उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजना था। अब ये तो हो गया, अब अदालत ने ये जमानत दे दी, 24 के बाद का मंजरनामा। अब आगे जो उनका है, वो उनकी जमानतें जो थी वो खारिज हो गई, अपीलें खारिज हो गई, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया, जिसको भगोड़ा या एब्सकॉन्डर और फ्यूजिटिव फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ, उनके लिए कोई किसी किस्म की रूल रियायत नहीं होती, और जिसने मिसयूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल की हो उसको जमानत भी नहीं मिला करती। अब उनके पास जब वो पेश होंगे, उनके पास पहला जो प्रोसीजर होगा वो अपील उनकी जो डिसमिस हो चुकी है उसको रेस्टोर कराने की दरख्वास्त देंगे, जनाब हमारी अपीलें रेस्टोर कर दें। जब वो उनकी अपीलें
रेस्टोर करने के ऊपर भी नोटिस होगा टू दी स्टेट या टू दी नैब। फिर रेस्टोर अगर हो जाएंगी, उसके बाद दूसरी सूरत में ये होगी कि हमारी वो जो जजमेंट है उसकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाए, हमें जमानत दी जाए। ठीक। लेकिन जो शख्स ऑलरेडी जमानत को मिसयूज कर चुका हो, उनको आम तौर पर जमानत नहीं मिला करती, और वो मेडिकल जो ग्राउंड था जिसकी बुनियाद पर उनको जमानत मिली थी, वो मेडिकल ग्राउंड खत्म हो गया है। और दूसरी बात यह है कि वो ही हैज मिसयूज्ड द कंसेशन ऑफ बेल, इसलिए ये नहीं हो सकता कि उनकी जमानत भी हो, उनको जेल ही जाना पड़ेगा। ये तो है कानून की मंशा। आगे अगर कोर्ट क्या डिसाइड करती है, बहरहाल वी कांट से एनीथिंग। बिल्कुल ठीक। उस्मा साहिबा, आपसे जानना चाहूंगा, 24 के बाद सूरत हाल अगेन तब्दील हो सकती है और बहुत से कानूनी माहिरीन इसके ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं और उसकी निशानदही भी कर रहे हैं। तो जब आप एक मुल्क को कौम की तरक्की का रोड मैप देकर अपनी नून लीग अपनी सियासत को एक नए सिरे से एक नए अंदाज में शुरू करने जा रही है, तो अगर नवाज शरीफ साहब को दोबारा जेल जाना पड़ गया तो आपका पूरा जो प्लान है, जो आपकी सरगर्मियां हैं, वो मुतासिर नहीं होंगी? मैं तो बड़े अम्यूज हो रही हूँ शाहीन साहब की बातें सुन के। मुझे तो याद भी नहीं पड़ रहा कि कितनी दफा पुलिस गई इमरान खान को अरेस्ट करने जमान पाक, और कितनी दफा उस पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए, और कितनी दफा पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, और कितनी दफा इमरान खान जो है वो इश्तिहारी कहलवाए गए। मुझे तो अब याद भी नहीं रहा है। वो एक रोज का तमाशा था कि पुलिस जाती थी कोर्ट समन लेके, और वो जनाब आगे से वहां पे दंगा मुश्ती वो शुरू हो जाती थी। एक बेचारे नवाज शरीफ साहब को प्रोटेक्टिव बेल क्या मिल गई, इनको प्रॉब्लम बड़ी पड़ गई है। ये समझते मैडम, वो तो आपको कानूनी मुश्किलातों से आगाह कर रहे हैं कि आपके लिए आने वाले दिनों में परेशानियां बन सकती हैं। पेशगी आगाह कर रहे हैं आपको। उसके होते हुए कोई इनके लीडर को हाथ नहीं लगा सकता है। नवाज शरीफ जो है, उन्होंने एक कानून के मुताबिक, उनकी लीगल टीम ने हिफाजती बेल के लिए अप्लाई किया, और मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने उनको वो बेल दी, और नैब के कहने से दी। उन्होंने कहा जी हमें इसका कोई इतराज नहीं है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जब 24 आएगी तो देखी जाएगी। आप वो क्यों भूल गए कि गाड़ी में बैठे बैठे आपको 13 डेढ़ मिनट के अंदर बेल्स मिलती थी, और साइन भी कहते थे कि हम आ जाते हैं, सारे जज हजरात, पूरा बेंच बाहर आएगा, हम आपके साइन आपकी गाड़ी में ले लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो वो सारी रियायतें और वो सारी जो एक फेवरेटिज्म था, वो क्या भूल गए हैं सारे? आपको सिर्फ नवाज शरीफ की एक बेल नजर आ रही है। कोई बात नहीं, नवाज शरीफ रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। वो 24 को अपने आप को सरेंडर करेंगे, और जो भी कानून है उसके मुताबिक वो आगे बढ़ेंगे। उनको कोई मसला नहीं है। उनके खिलाफ झूठे मुकदमात जो बनाए गए हैं, वो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि किस तरीके से उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाने के लिए, उनको एक कामे पे अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उनको निकाला गया। अब तो सब मान गए हैं, कि ये सारा एक साजिश थी जिसके तहत ये हुआ, और अब अल्लाह ताला के उन्होंने साथ अपना मामला छोड़ दिया है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको इंसाफ दिलवाएंगे। बिल्कुल ठीक। नून लीग इंसाफ के हवाले से बिल्कुल पुरयकीन है, लेकिन सवाल ये है कि 4 सालों के दौरान पाकिस्तान की सियासत, मुआशरत और मुआशरत यकसर तौर पर तब्दील हो चुकी है। क्या आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब की सियासत भी तब्दील हो पाएगी? असद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। इन 4 सालों में बहुत कुछ तब्दील हो चुका, तो क्या आप समझते हैं कि जिन चैलेंजेस का नवाज शरीफ साहब को सामना होगा, जो माजी का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके की वो अचानक मज़ाहमती सियासत पर उतर आते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में माजी की रविश के बरक्स उनकी सियासत में भी आपको तब्दीली दिखाई देगी? देखिए, उज़मा साहबा की बहुत सारी बातें सही हैं। वो सही कह रही हैं कि जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब को अदालती फैसलों के ज़रिए बाहर निकाला गया, इक़्तिदार से निकाला गया, जिस पर उन्होंने सवाल भी उठाया था कि मुझे क्यों निकाला, और 3 मरतबा निकाला गया उनको। और जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया, वो गैर आईनी तरीक़ों से निकाला गया। वो उनका आवाम के वोट लेकर आए थे, उनका ये हक बनता था कि वो अपनी मुद्दत पूरी करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब ने तारीख से फिर सीखा क्या है, अपने साथ होने वाले सलूक से सीखा क्या है। और जब वो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं और वो अवामी हकमियत की बात करते हैं, वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, तो फिर वो अपने उस मौक़िफ़ पर कायम क्यों नहीं रहे? जिनके वो गुजरांवाला के जलसों में नाम लेकर तनकीद करते रहे, उनकी वो एक्सटेंशन पर वोट देते रहे। उसके बाद उनसे जाकर रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हमें लेकर आएं और इनको इक़्तिदार से निकालें,
और फिर उन्हीं लोगों के साथ मिलकर एक और हुकूमत को, जो उनके बाद आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसको इक़्तिदार से निकालने के लिए एक मंसूबा भी तैयार किया और उस मंसूबे का हिस्सा भी बने और उसके बेनिफिशियरी भी बने और इक़्तिदार ले भी लिया। तो सवाल यह पैदा होता है कि फिर वो जो अपने साथ होने वाले सलूक पर शिकवे करते रहे हैं, उसको हमेशा के लिए खत्म करने का उसूली मौक़िफ़ और तरीका उन्होंने इख्तियार क्यों नहीं किया? और वो कहते हैं उस वक्त के, देखिए जो मेरे साथ होता रहा है, आज उसको हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका यह है कि मैं 5 साल इंतजार करूं और अवाम के वोट लेकर आऊं, और वो आ जाते हैं। अगर ये मुद्दत पूरी होती तो आज जिन चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ रहा है, ये 16 माह की हुकूमत लेकर उनको ना करना पड़ रहा होता। आज जब वो आ रहे हैं तो इसी कंफ्यूजन की वजह से सबसे बड़ा मसला उनका बयानिया का मसला है। लोग पूछ रहे हैं कि वोट को इज्जत दो आपका बयानिया है या वो मुज़ाहमती सियासत आपका बयानिया है, वो जो आप चंद लोगों के एहतसाब की बात कर रहे हैं ये आपका बयानिया है, या 2017 से आप दोबारा तरक्की का सफर शुरू करना चाहते हैं ये आपका बयानिया है? आपका बयानिया है क्या? तो नवाज शरीफ साहब के लिए वापस आते हुए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा। और इन सारे बयानियों में से जिस बयानियों को उन्होंने चूज किया है अवाम के सामने रखने के लिए, वो ये चूज किया है कि मैं कहूंगा कि जी 2017 से तरक्की करता पाकिस्तान हम वापस लेकर आएंगे। तो इन 16 महीनों का क्या करेंगे? लोग तो पहले इन 16 महीने का लोग तो इनका सवाल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शशि बलूच साहिबा। शशि बलूच से शुक्रिया। जानना चाहूंगा, आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रही है और ये मुसलसल मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब एक डील के तहत आ रहे हैं। सवाल ये है कि आप लोग जब पीडीएम की हुकूमत के साथ बतौर इत्तेहादी इक़्तिदार में शरीक थे तो उस वक्त सारे मामला तय हो रहे थे। पीपल्स पार्टी को क्या उस वक्त नहीं पता था कि एक डील चल रही है, उसके तहत वो वापस आ रहे हैं और आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिलेगी? तो अचानक ये लबो लहजा क्यों बदल गया? साहब अच्छी बात है कि वो आ रहे हैं। पहले तो उनको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। वो चूंकि मेडिकल ग्राउंड पर उन्होंने दरखास्त दी थी, तो मेरे ख्याल में उनकी पार्टी की भी ये ख्वाहिश रही होगी, आवाम की भी। अब ये नून लीग का इस वक्त जो है वो नारा ये है कि मियां साहब आएंगे, सारी तकालीफ पाकिस्तान की खत्म होगी। लेकिन आम राय ये है कि इसके पीछे जो कुछ है वो डील का नतीजा है। बहरहाल हम तो अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं कि एक पार्टी के लीडर हैं, उनकी पार्टी भी गुजरी है कि हम माजी के हरीफ रहे हैं। पीडीएम में हम साथ बिल्कुल गए थे, लेकिन फिर आपने देखा हालांकि हर कोई अपने अलग अलग मैनिफेस्टो पे था, लेकिन जिन पॉइंट पर कंसेंसस के साथ हमने वो इत्तेहाद जो उस पार्टी की ही उसमें ज्यादा काबिल बनाया, तब भी ग्रुप बंदी का जो वो कह रहा। अब भी बात तो ये है शोएब साहब के रूल्स 2 हैं, रूल्स का जो है 2 है। नून लीग के लिए अलग है, जिसके लिए कंटेंटर से लेकर ड्रग्स तक जो है वो अरेंज और ऑर्गेनाइज दूसरी तरफ से किए जा रहे हैं। और अवाम का जो भी जो भी मजमुआ लगेगा, मेरे ख्याल में लोग आएंगे, जरूर आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह होती कि जमहूर की आवाज में जमहूर भी अपने दिल की आवाज पर आते, तो नून लीग ने भी माजी से काफी कुछ सीखा है, सीखना चाहिए। तो फिर ये डील का वो राय नहीं होती। पीपल्स पार्टी मुश्किल तरीन हालात में भी, हालांकि हम पे भी इल्जाम बहुत सारे लगते हैं, बिल्कुल 16 साल हम साथ बैठे हैं, लेकिन उसमें भी आपने देखा है कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकालने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स की बात हो या माशिया वाले से कोशिश जरूर की। पाकिस्तान के लिए हम साथ बैठे। अब भी हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस सबके लिए हो। जो भी पार्टीज पाकिस्तानी आइन पर यकीन रखती हैं, पाकिस्तान का नारा लगाती हैं, तो उसमें यह ना हो कि नून लीग के लिए अलग से जो है वो मंच सजाया जाए, उसमें हर चीज अरेंज हो, कैबिनेट पंजाब की हो या फेडरल, उसमें चुने गए लोग जो है वो एक पार्टी के अप्रूवल से आए, सारी पॉलिसीज और पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में जो है रायबेंच से वो आए। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब मियां साहब की पार्टी के भी लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी इंतकामी सियासत का उन्होंने सामना किया है और लोग चाहते हैं कि मियां साहब उनके पीछे हो। लेकिन इलेक्शंस में मेरे ख्याल में बराबरी वाली बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो शशि बलूच साहिबा, फिर ये जो आप बात कर रही हैं सब कुछ डील के तहत हो रहा है, जो पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था इलेक्शन 90 रोज में हो, नहीं हो पाए, तो जो इलेक्शन में तखीर हो रही है और मियां साहब की वापसी के साथ अब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, क्या ये सब कुछ भी एक डील का हिस्सा ही है? देखिए सुहेल साहब, मैंने नहीं कहा कि डील का, मैं कहती हूँ तासुर ये स्ट्रांगली उभरा है और उसकी मैनिफेस्टेशन, डेमोन्स्ट्रेशन कैबिनेट से लेकर आपकी जो भी पुलिस के 8,000 प्लस जो भी 10,000 कुछ कह रहा है,
वो जो अभी मैदान भरने शुरू हो चुके हैं और दूसरे जो भी मामलात हो रहे हैं प्रोटोकॉल वहां से भी रुखसती में भी माशाल्लाह, हालांकि मियां साहब जो है उन्होंने भी जो तकालीफ पार्टी में काटी है वो पहले ही अगर आ जाते अपने दम से वो सारी चीजें होती। हमारे साथ इलेक्शन के लिए भी हम आवाज होकर कहते कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। शशि साहिबा, मैं जरा उस्मा साहिबा का पॉइंट ले लूं। उस्मा साहिबा, क्या आप जो सुना आपने शशि प्लूचो साहिबा का, वो कहती है कि पूरा स्टेज, पूरा जो एक मंच है ये नून लीग के लिए सजाया जा रहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं? हर तरफ से यही सवालात उठ रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब वो लीडर हैं जिनको 3 दफा गैर आईनी तौर पे निकाला गया ओहदे से, और उन्होंने एक ही दफा जो था वो इमरान खान को जब निकाला बाकी पार्टीज के साथ मिलके, तो वो एक आईनी तरीके से निकाला था। और सबको निकाला गया मैडम, किसी को भी टाइम, कोई भी 5 साल की मुद्दत तो पूरी नहीं कर सका। देखिए, बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन भी मिली थी तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान थे। डिसीजन अल्टीमेटली इमरान खान की थी। अब मुझे समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी जो है वो कानून के लिए, कानून में तरमीम बुला रही है, तो नून लीग ने भी सपोर्ट की थी जी। हम भी देखें, मुझे बात मुकम्मल करने दें, जरा बात मुकम्मल कर सकती जी, लाजमी कीजिए। देखें, हम मुस्लिम लीग नून जो है वो एक सियासी जमात है, और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी देख रही है कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी और सबसे ये मुनज़्ज़म जमात बन के उभर रही है, और किस तरह से ये ग्रास रूट लेवल तक, यूसी लेवल तक मुतहर्रिक है सारे। उनके विंग्स जो हैं वो नए सिरे से मरियम नवाज साहिबा ने उनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, और वो एक नई जान फूंकी गई है इस पार्टी में। तो शायद इसको देख के, चूंकि इनकी तैयारी इतनी नहीं है, तो इसलिए घबरा गए हैं। असल में तो इनको भी चाहिए कि जरा दमखम दिखाएं और निकले मैदान में और इलेक्शन की तैयारी करें, जिस तरह से नून लीग तैयारी कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड सारों के लिए, किसी को कोई कतगन नहीं है कि आप बाहर ना निकलें या अपनी इलेक्शन कैंपेन ना आप रन करें। तो इनको चाहिए कि अब जो जाए वेतन की बात करते हैं, और जरदारी साहब कहते हैं कि जी की बात, बयानिया का पूछा था कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया क्या है जी। बयान लफ्जों में है, अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज द बेस्ट रिवेंज। तो मियां साहब की तमाम तर तवज्जो जो है वो मईशत को बहाल करने के ऊपर होगी, और उन्होंने कोई टकराव की सियासत नहीं करनी, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ना। उन्होंने जो गरीब अवाम है, जिनकी जिंदगी, तो उस्मा साहिबा, अगर मियां साहब का आने वाले दिनों में ये विजन होगा, तो क्या हम फिर तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का मौका मिलेगा? किस तरह से? जी बिल्कुल। देखें, वो अगर एक सियासी तरीके से आना चाहेंगे तो बिल्कुल उनको इजाजत होगी, लेकिन ये इजाजत उनको नहीं हो सकती है कि वो जलसा जुलूस करें और इदारों को अटैक करें, या इदारों की हज़ासराई करें, या फिर इस तरह से एक नेगेटिव तरीके से वो जो नौ मेकर आपने। ठीक। असदुल्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मज़ाहमती सियासत नवाज शरीफ साहब ने करके देख ली, क्या वक्त नहीं आ चुका कि उनको मफाहमती सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए? जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो गलतियां बार बार दोहराई गई हैं, उनका सिलसिला कहीं रुकना चाहिए। उनका बयानी अगरचे कि बदल चुका, महंगाई के ऊपर फोकस है, लेकिन वो अपनी एक ऐसा मैसेज जरूर दें, चूंकि माजी के अंदर ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात करते रहे, मुल्क आगे कैसे चलना है ये बैठ के तय होना चाहिए। तो अगर ये सारा कुछ होना है तो नवाज शरीफ साहब को फिर एक बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ सियासत का आगाज नहीं करना चाहिए मीनार पाकिस्तान से, ताकि जो शिकायत आ रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की वो भी खत्म हो सकें। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब ने कुछ दिन पहले कहा तो यही था कि ये जो तकरीर है ये एक आमियाना तकरीर नहीं होगी नवाज शरीफ की, बल्कि ये एक मुदब्बिराना तकरीर होगी। अब हमें नहीं मालूम कि मुदब्बिराना तकरीर किस किस्म की होती है। क्या वो पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उसके लिए कोई रोड मैप देने जा रहे हैं, और क्या वो अपने उन सियासी मुखालिफिन के लिए, जैसे आप कह रहे हैं कि वो रास्ता देने की बात करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो चीज़ ये जो हम तवक्को रखते हैं कि वो मुज़ाहमती सियासत छोड़ देंगे, ये उनके ख़मीर में नहीं है। और आज भी उनको मशवरे यही दिए जाते हैं, और उनको लगता भी यही है कि मेरा बयानिया बिकेगा तभी जब मैं मुज़ाहमत की बात करूँगा और मुज़ाहमती सियासत की बात करूँगा। आप देखिए, 1990 से लेकर आज तक उनकी शख्सियत में और उनके तर्ज़ सियासत में एक चीज़ कॉमन रही है हर दौर में, और वो है मुज़ाहमत।
ख़ास तौर पर इदारों के लिए, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और वो समझते हैं कि सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए। ठीक, इसको वो सिर्फ जब इक़्तिदार में नहीं होते तो वो डील के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की सोच या फिक्र को, लेकिन जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो फिर अपने उसी उसूल पर वापस चले जाते हैं। ये हमेशा से उनका तर्ज सियासत रहा है। तो मुझे तो उनसे ये तवक्को नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब वाले तर्ज सियासत पर आ जाएंगे, मुझे ये नहीं लगता। ठीक, और ना मरियम साहबा की तरफ से इस तरह लगता है, क्योंकि उनका सियासत का उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। अब जो मैं अभी चैलेंजेस की बात कर रहा था, देखिए नवाज शरीफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो सामने आएगा, एक तो वो मईशत का है ही, दूसरा ये चैलेंज कि वो डील करके नहीं आए, इस तासुर को रद्द करना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अदालतों से उनको स्पेशल फेवर्स मिल रही हैं। अभी आप देखिए, एक घड़ी का केस है, एक गाड़ी का केस है। घड़ी के केस में एक मुल्ज़िम अंदर है और गाड़ी के केस में उनको पेश हुए बगैर उनका चलिए तो उनकी जो बेल है वो हो जाती है और उनके वारंट केस अदालत में रेफरेंस के ऊपर समाअत होगी, वहां पर फैसला हो जाएगा। सर साहब, आपसे जानना चाहूंगा मुख्तसर, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमें 2017 का नहीं, हमें 90 की दहाई का पाकिस्तान चाहिए। तो ये समझ से बाला तरह 90 की दहाई के अंदर बहुत खौफनाक सियासत होती रही है, जिसका खमियाजा ये मुल्क और कौम आज तक भुगत रहा है। तो अगर एक नई शुरुआत करनी है तो हमें क्यों पीछे जाना चाहिए, हमें तो आगे देखना चाहिए। नहीं, उन्होंने जिस तनाज़रे में बात की है उसको समझना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी और भी बातें की थी। एक तो 90s में ठीक है, हमारी नून लीग और हम रहे हैं, और हम पर भी जो केसेस बनाए गए हैं वो कोई पीटीआई से ज्यादा तो नून लीग के बनाए गए थे, हकीकत है। और ये भी हकीकत है, हकीकतों को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान की नस्ल पंजाब की मकबूल पार्टी कोई और है, नून नहीं है, जिसके डर से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। जलसे करने की हमें इजाजत नहीं है। हमने एप्लीकेशन हमने भी दी हुई है इसी लाहौर में, इन्हीं अजला में। बात यह है कि 2017 और 18 को आरटीएस की हम बात करते हैं, नून लीग भी बात करती है। हम इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल उठाते रहे हैं और अभी भी हम चाहते हैं कि बिल्कुल देखिए, पलड़े बराबर होने की बात जो बार बार मुस्लिम लीग नून के भाई बहन कहते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं सबको जेलों में डालकर दूसरों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाए। मैदान में ईसा मूसा सामने ना हो, सिर्फ एक ही बंदा सामने हो और उसको भी हर चीज मैनेज करके दी जाए, फिर तो हम इलेक्शन भी करेंगे, फिर तो हम जलसे भी करेंगे, फिर तो वाह भी हो जाएगी। अगर सामने कोई एक भी उस पर विक्टिमाइजेशन के भी पहाड़ गिरे हो पार्टी दूसरी पर, लेकिन उनकी अभी मुकाबला अगर कोई पार्टी करने से डर रही है और हर वक्त कुछ चाहती है कि मैनेज चीजें हो, कि मतलब फिर गड़बड़ तो है। जी बिल्कुल ठीक। सचिव साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और चीन की मबैन तवील अरसे के बाद सीपेक मंसूबों पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान के बाद सीपेक मंसूबे में रूस, कतर, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक को शामिल करने पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने वजारत मनसूबा बंदी और तरक्की और वजारत खारजा को मुतलका ममालिक के साथ मामलात को हतमी शक्ल देने की हदायत जारी कर दी है। सीपेक एक मरतबा फिर खित्ते में गेम चेंजर मंसूबे के तौर के ऊपर शुरू होने जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मनवारुल हक काकड़ चीन के दौरे पर हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत भी की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के दौरान सीपेक के तहत अहम तरीन मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हुए। दौरे के दौरान सबसे अहम पेशरफ जो हुई है नाज़रीन, वो है ML1 रेलवे मंसूबा, जिसके ऊपर दस्तखत किए जा चुके हैं। ML1 मंसूबा का पहला फ्रेमवर्क मुआहिदा 2017 में किया गया था और उस वक्त से लेकर अब तक ML1 की जो लागत थी वो पहले बहुत ज़्यादा थी। 12 अरब डॉलर की बात हुई, फिर वो 9 अरब 80 करोड़ डॉलर तक उसका तखमीना लगाया गया, लेकिन जिसे अब इस लागत को मज़ीद कम करके 6 अरब 60 करोड़ डॉलर कर दिया गया है। इसकी लागत कम होने के साथ ML1 रेलवे मंसूबे की जो ML1 रेलवे होगी, उसकी जो रेल की रफ्तार है उसको भी 160 किलोमीटर से कम करके 120 किलोमीटर फी घंटा कर दिया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक जो ये सारा प्लान है इस मंसूबे को स्टार्ट करने का, वो 30 नवंबर 2023 तक दस्तावेज़ात मुकम्मल की जाएंगी, जिसके बाद दिसंबर 2023 में चीनी कंपनी के साथ हतमी मामलात को तय करके इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ पहला कदम उठाया जाएगा। नाज़रीन, दुनिया तरक्की की दौड़ में आगे की तरफ जा रही है और पाकिस्तान, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया ने पहली जदीद तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन का इफ्तिताह किया था। बुलेट ट्रेन का यह प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत ही मुकम्मल किया गया है। इसकी लागत तकरीबन 7 अरब 30 करोड़ डॉलर है। इस ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर फी घंटा है। बुलेट रेलवे की तमीर 2015 में शुरू हुई तो 8 सालों में मुकम्मल की गई। जहां चीन और इंडोनेशिया ने मिलकर
बुलेट ट्रेन तैयार कर ली है। वहीं अगर पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मंसूबा जो है उसमें वो अल्लाह करके ये मंसूबा कुछ आगे तो बढ़ा है, लेकिन इस मंसूबे की लागत में भी तकरीबन $3 अरब से ज़ायद कमी की गई है, इसकी रफ्तार कम की गई है और इसके अंदर अब तक जो इसकी ताखीर हुई है उसका भी पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। और रफ्तार कम होने से मुस्तकबिल के अंदर भी इस मंसूबे के हवाले से बहुत से सवालात उठेंगे, चूंकि दुनिया भर के अंदर तेज़ रफ्तार ट्रेन का कंसेप्ट आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन, ML1 कराची से पेशावर तक 1872 किलोमीटर पर मुहित रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाना है। ML1 मंसूबा भी चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत है और पाकिस्तान और चीन के मबैन मामलात सुस्त रवि का शिकार रहे, जिसकी वजह से ये मंसूबा सालों तखीर का शिकार हुआ। अब इस मामले के ऊपर इस मंसूबे के ऊपर जाकर पेशरफ तो हुई है, लेकिन हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस मंसूबे पर अमल दरामद अभी तक नहीं करवा सके। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि ML1 मंसूबा अगर अपनी ओरिजिनल स्पीड के मुताबिक मुकम्मल होता तो पाकिस्तान को सफरी सहूलियात के हवाले से कम रफ्तार कम वक्त के अंदर अपनी मुसाफरों को अपनी मंजिल मसूद तक पहुंचने में और उसके साथ साथ जो हैवी हमारा ट्रांसपोर्ट है जिसके ज़रिए से सामान की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी हम बेहतर अंदाज में कर सकते थे अगर इसकी ओरिजिनल स्पीड को बरकरार रखा जाता। लेकिन अब ये मामला तय हो चुके, उसके मुताबिक ये मंसूबा मुकम्मल होगा। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर मौशियात इशफाक तोला साहब ने। तोला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तोला साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2013 में हमें बताया गया कि जो CPEC है ये गेम चेंजर मंसूबा है, पाकिस्तान की ये किस्मत को बदल देगा। बहुत से मंसूबे कंसीव किए गए, मुआहदे हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के और पावर प्रोजेक्ट्स तो कुछ लगे, लेकिन एक अहम तरीन मंसूबा जो ML1 मंसूबा था जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़ा मैटर करता है, वो भी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, ट्रेल का जो हमारा फरसूदा निज़ाम है। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर हतमी मुआहदा ना हो सका और अब जाके चीन में उसके ऊपर हतमी मुआहदा हुआ है। अभी तक काम शुरू होने के कहीं आसार नज़र नहीं आ रहे। आप क्या समझते हैं कि CPEC के मंसूबे हमारे सुस्त रवि का शिकार क्यों हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। भट्टी साहब, आप इक़्तिदार के ऐवानों के करीब बैठे हुए हैं और आपको ये मुझसे ज़्यादा पता है कि क्यों हुए। देखिए, 2013 में जब हम गए 14 के अंदर के CPEC को हमें साइन करना है तो वहाँ पर कुछ जिन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे उन्होंने धरना कर दिया जी। और धरना करने के बाद वो अशर किया कि चाइनीज प्रीमियर आ रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप 8 दिन के लिए धरना हटा लें फिर दोबारा बैठ जाए। तो उन्होंने इनकारी जाहिर की और इसकी वजह से हमें एक बड़ी तकलीफ हुई जी। देखिए, आप सियासत अपनी जगह रखें, सियासी इस्तेहकाम अगर मुल्क में होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा यकीनन। और ये जरूर है कि हर किसी की बारी आनी है और हर किसी ने इस हुकूमत में रह के काम करना, पाकिस्तान की खिदमत करनी है, तो हमें पॉजिटिव रह के सोचना चाहिए था। इसके बाद जब आपने देखा कि 18 में जिस तरीके से हमने इंपोर्ट की और जो पावर प्लांट लगे और जिस तरीके से हम उनको कोशिश कर रहे थे कि एक्सपोर्टेबल सरप्लस हम करें और अगर हम फ्यूल अपनी इंपोर्ट को रोक लें और कोल से हम लोकल कोल से हम अगर पावर प्रोड्यूस करें तो हमें फायदा हो जाएगा। तो उस वक्त आपने देखा होगा कि जब 18 के बाद जो हुकूमत आई उन्होंने किस किस्म की तनकीद की कि जी 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के चले गए, बट विदाउट एनालाइजिंग ये फैक्ट्स और हमारे तजिया कार जितने भी थे वो भी विदाउट रियलाइजिंग के जी के क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि CPEC को बिल्कुल बंद कर दिया गया और 2 मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा जी हम CPEC तो नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब वो कहते हैं कि जी CPEC में चोरी हुई। अरे बाबा, चोरी अगर हुई है तो आप अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट कर लो, मगर मुल्क की जो वसाइल है जिसमें आपकी इंक्रीमेंट होनी है, आपके एनहांसमेंट ऑफ रिसोर्स होना है, आपकी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी मिलनी है, उनको तो ना रोको जी। देखिए, ये वही मईशत थी जो कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने 2016 में लिखा था कि 2030 में पाकिस्तानी मईशत आपकी G20 का ग्रुप में होगी और आप इटली और कनाडा से ज्यादा आगे हो जाएंगे। तो आप ये सोचें, आज वो आप 47 मईशत पे आ गए, वो क्यों हुआ?
आप ये एक बड़ा अलमिया रहा। तो साहब मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इसी बेल्ट एंड रोड मंसूबे के तहत इंडोनेशिया के अंदर हमारे बाद उनके साथ चीन का मुआहिदा हुआ और उसके बाद वहां पर जो उन्होंने बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल कर दी है जिसकी रफ्तार 350 किलोमीटर फी घंटा है। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है? हमने उसकी कॉस्ट कम की है, उसकी रफ्तार को 120 किलोमीटर तक लेके आए हैं और अब जाके कोई हतमी एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए हैं। अब आप क्या तवक्को रखते हैं आगे वाले दिनों में? पॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज होने जा रहा है। जिन्होंने पहले सीपेक को इनिशिएट किया था वो दोबारा लगता है कि सियासी मंजरनामे के ऊपर नजर भी आ रहे हैं। तो अब आप समझते हैं कि मंसूबे सीपेक के मंसूबे आने वाले दिनों में मजीद तखीर का शिकार नहीं होंगे, फास्ट ट्रैक के ऊपर ये मुकम्मल होंगे? देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, अब अगर होते भी हैं तो एक तो वो बहुत देर हो जाएगी। जो डॉलर 104 रुपए के ऊपर हम ये प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे थे जी, अब वो कम से कम 250 पे, अगर आप सब फर्ज करें रीद के करीब में ले आता हूं तो 250 पे लगे। तो आप मुझे बताएं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी महंगी होगी। इस पे आपका लोकल जो अगर आप ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि जितना भी आप बजटेड आपका जो पेमेंट और मार्कअप होता है आपका, वो सारा रुपये में ट्रांसलेट होता है जी। तो आप मुझे बताएं कि अगर फर्ज करें 5% पे भी अगर आप बोरो करेंगे, उस वक्त आपको 2 या 3% पे बोरोइंग मिलती है जी। आज आपको कोई इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादा पे मिलेगी। तो मुझे आप बताएं कि इस जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मैं चोर चोर की इस्तलाह करके सबको मैं कटहरे में खड़ा कर दूं और मैं इस किस्म की इंटेलेक्चुअल चोरी करूं और जिसकी वजह से कौम को बड़ा नुकसान हो, तो उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? हमें ये भी मुनसल कौम तय करना पड़ेगा। आज आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं, सॉरी इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं जी। देखिए, इंडोनेशिया में कितनी हुकूमतें आती हैं जाती हैं, उन पे भी करप्शन के इल्जाम लगे, आए स्वार, तो यू नेम इट, मगर आज उनकी मईशत परवान चढ़ गई। आज वो आप देखें दुनिया के उन चंद मुल्कों में है कि जो अपनी मुल्क की बैलेंस शीट बना रहे हैं जी। हम नेशनल अकाउंट सिस्टम ऑफ यूएन के ऊपर अमल कर रहे हैं और उन्होंने अपने मुल्क की बैलेंस शीट, यानी कि आज पाकिस्तान की कोई बैलेंस शीट तो नहीं है ना, आपको कर्जे तो मिल रहे हैं कि जी हमारे से 55 खरब या 60 खरब के हमारे कर्जे हैं, तो आपको पता है आपके असासे कितने हैं? बिल्कुल सही। आपने अपनी बैलेंस शीट को देखी होगी। तो हमने तो अपने आप को पीछे धकेल दिया, हमको आगे जाना चाहिए था। तोला साहब, मुस्तकबिल के अंदर जो भी हुकूमत आए उसको किन इकदामात की जरूरत है कि जब हुकूमतें तब्दील हो या सियासी रशाकशी हो, सियासी कशमकश हो, तो जो कौमी नवैयत के मंसूबे हैं उनके ऊपर काम मुतासिर ना हो, इवन सीपेक मुस्तकबिल के अंदर एक मरतबा फिर मुतासिर ना हो, तो क्या तजवीज़ करते हैं आप? देखिए, हमेशा से ये होता आ रहा है भट्टी साहब कि सॉवरेन एग्रीमेंट को हर कोई लब्बैक कहता है। 1996 से लेके 1996 वाले एरा में आपके आईपीपी के मुआहदे हुए, तो जो गवर्नमेंट सक्सेसिव आई 97 में उन्होंने इसको ऑनर किया। 2001 से लेके 2007 तक सबसे ज्यादा आईपीपी के मुआहदे और सबसे महंगे मुआहदे हुए। 2008 में जो हुकूमत आई है उसके बाद जो 2013 वाली हुकूमत आई उन्होंने उसको ऑन किया। 2013 से 17 में मोस्टली G2G हुए या विंड के या आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी के हुए। आने वाली हुकूमत ने उन सबको चोर कह के खत्म कर दिया। अब आप देखें, मुझे एक बात बताएं, सॉवरेन एग्रीमेंट की कौन दुनिया में फिर आपकी कौन बात माने जी? आपको क्या कहेंगे कि यार ये वो बिल्कुल नोवाइज कम्युनिटी है या एक मुल्क है जो तितर बितर है, जिसको माशी तौर पे कोई डायरेक्शन नहीं, दे आर डायरेक्शनलेस। दूसरी तरफ अगर आप आएंगे, अब आप अगर देख ले, मुझे बात बताएं, अगर मैं आज सीपेक साइन करता हूं और अगर कल फिर वही माइंडसेट आ जाए, हम खुद अपनी स्टेबिलिटी को खराब करते हैं। 2013 की जो हुकूमत आपकी वो 2/3 मेजोरिटी की थी। 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो वो 2/3 मेजोरिटी को कैसे हमने बिट्स एंड पीसेस में तकसीम कर दिया, धरने करा दिए, तो ये भी रवैये हमें ठीक करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ये थोड़ा सा ये जरूर बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि जो ML1 मंसूबा है, पेशावर से कराची तक जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होना है, अब जो हमारी रेल ट्रेन है वो जब सक्खर से कराची पहुंचती है तो 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर चलती, ट्रैक तबाह हो चुका है। तो ML1 मंसूबा मुकम्मल होने से पाकिस्तान की मौशी तरक्की के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, पेट्रोलियम मसनूआत की खपत, इंपोर्ट के हवाले से और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से ये मंसूबा क्या कलीदी किरदार अदा कर सकेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है आपकी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है। आज आप अगर भेजते हैं एक कंटेनर, तो वो एक रेल के साथ 100 कंटेनर साथ चला देते हैं, ठीक है? ठीक। दूसरी बात यह है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपका इजाफा हो, आप देखें गुड्स की ट्रेन आपकी चल ही नहीं रही या बहुत नॉमिनल चल रही, तो आपको एक निजाम ये पूरा मिलता है गुड्स ट्रेन का।
दूसरी बात यह है कि अगर आप स्पीडी, लो कॉस्ट या अपना रीजनेबल कॉस्ट पे अगर आप लोगों को सफर देंगे तो आपका ये जिस तरीके से एयर ट्रैवल है या रोड ट्रैवल है वो कम से कम होगा जी। तो आपको उससे फायदा ये होगा कि आपकी मईशत परवान चढ़ेगी और ये वो प्रोजेक्ट होने चाहिए जो पे बैक दे। आपकी जो भी देखें, अब आपको दुनिया जो है ना वो इकोनॉमिक टर्म्स में कमर्शलाइजेशन की तरफ देख रही है, ये नहीं देख रही है कि आप फिलैंथ्रोपी करेंगे। आपको जो सपोर्ट करना है अपनी मासेस को या अंडर प्रिविलेज लोगों को, उनको आपको डायरेक्ट सब्सिडी देनी है। ये इनडायरेक्ट सब्सिडियां दे के ये नहीं होना चाहिए कि एक सब्सिडी एक प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज को बराबर मिल जाए। तो ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा और मैं ये समझता हूं 120, 150 कोई अच्छा प्रोजेक्ट तो लगे, लोगों को सहूलतें तो मिले। देखें अब आपको ये जैसे मेट्रो बसेज मिल रही हैं, कराची में भी अब बसों का आगाज हो चुका है, लोगों को सहूलत मिल रही है, लोग इस सहूलत को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, सहूलतें दें लोगों को। जी शफाकतुल्लाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर के ऊपर ML1 मनसूबा न सिर्फ आवाम के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत होगी बल्कि माहिरीन के मुताबिक ML1 मनसूबा मुकम्मल होने के नतीजे में पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल, पेट्रोलियम मसनूआत का इंपोर्ट बिल $2 अरब तक कम हो सकता है। चूंकि रोड्स के ऊपर हैवी ट्रांसपोर्ट चलती है, उसका इस्तेमाल कम हो सकता है। पाकिस्तान की जो ओवरलोड होने की वजह से, हैवी ट्रांसपोर्ट की ओवरलोड होने की वजह से जो सड़कें टूट फूट का शिकार होती हैं, उन सड़कों की लाइफ बढ़ जाएगी। उसके अलावा भी आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात भी मुयस्सर आ सकेंगी। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के बाद 1954 में भावलपुर के अमीर और रियासत पाकिस्तान के दरमियान भावलपुर की रियासत के इंजमाम का मुआहदा हुआ। रियासत भावलपुर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के मुआहदे में अमीर भावलपुर की मलकियत का जिक्र किया गया था, जिसके तहत वो अपने तमाम जवाहरात, जेवरात, नवादरात, मुहाफिजीन और निजी हैसियत के हामिल मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का इस्तेमाल कर सकते थे। अमीर भावलपुर की पाकिस्तान की मुश्किल हालात में इमदाद किसी से ढकी छुपी नहीं, मगर 1969 में अमीर भावलपुर की वफात के बाद जायदादों की तकसीम हुई, लेकिन कानूनी मामला तय न होने की वजह से ये मामला लटकता रहा। इसके बाद मुतअद्दिद मरतबा कमेटियां बनाई गई, लेकिन मामला अदालतों में होने के बायस जायदादों पर कोई फैसला ना हो सका। अमीर भावलपुर की जिंदगी में 3,12,440 लाख एकड़ अराजी का तनाज़ा उठ गया था, जिसे नवाब ऑफ भावलपुर ने शिकारगाह के तौर के ऊपर जाहिर किया था। इस जमीन के बारे में पंजाब लैंड कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जमीन के कवानीन का इतलाक शिकारगाह पर भी होता है, जिससे 1982 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इत्तफाक किया था। लेकिन इसके बावजूद पंजाब लैंड कमीशन ने आज खुद हुकूमत पंजाब की जानिब से जमीन की बहाली के लिए शिकारगाह की जमीन के तयन पर नजरसानी का आगाज कर दिया था, जिसके नतीजे में नवाब ऑफ भावलपुर के कानूनी वर्सा ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। इसके बाद मामला कमेटियों और अदालतों में चलता रहा, जो आज 53 साल होने के बाद भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2001 के फैसले की रोशनी में वजारत सैफरान के नीचे 26 मार्च 2003 को जायदादों की तकसीम और मुंतकिली के लिए एक कमेटी कायम की गई थी, लेकिन मामला अदालत में होने की वजह से कहा गया कि कमेटी मुकर्रर वक्त में अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकी, जिसके बाद 2006 में ये कमेटी खत्म हो गई। अक्टूबर 2018 में एक और कमेटी बनाई गई, लेकिन फिर भी मामला हल ना हो पाया, जिसके बाद जून 2023 में वफाकी काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर की सरबराही में एक और कमेटी कायम की, जिसने कहा कि जायदाद की मुंतकिली के कानूनी मामला देखने के लिए हमें 1 साल और चाहिए। अब एक मरतबा फिर वफाकी काबीना ने कमेटी को 6 माह की मोहलत देते हुए इस मामले को हल करने की हिदायत कर दी है। नाज़रीन, सवाल यह है कि रियासत 53 साल से जायदाद की तकसीम का मामला तय नहीं कर सकी। अदालतें, हुकूमतें सब इस केस के साथ जुड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद कोई हल ना निकलना यह जाहिर करता है कि हमारे बुनियादी निज़ाम की खराबियाँ ऐसी जड़ें पकड़ चुकी हैं जिनका अब सर्जरी के बगैर कोई हल नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।